नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में दोलन में ऊर्जा के ऊपर जो अपना टॉपिक था वहाँ तक मैं पढ़ा चुका था, लगभग कुछ यहाँ तक इस टॉपिक तक मैं आपको पढ़ा चुका था। और अब आगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा सरल रेखीय आवर्त गति की ऊर्जा की समीकरण से संबंधित रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अब वो दो जो इसके प्रकार है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, और दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे गतिज ऊर्जा की समीकरण की। तो गतिज ऊर्जा की जो समीकरण है वो दो समीकरण है। उसी तरह स्थितिज ऊर्जा की भी जब बात करेंगे तो उसमें भी दो ही समीकरण है। पहली जो समीकरण है उस पर चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए, पहली समीकरण है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये पहली समीकरण हमारे पास है गतिज ऊर्जा ज्ञात करने की। ठीक है, इस पहली समीकरण में कौन क्या क्या है वो जरा जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है के ई काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, एम यहाँ पर द्रव्यमान है, और जो आपके पास ओमेगा दे रखा है वो कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति। और उसी तरह जो हमारे पास ए दे रखा है वो हमारे पास आयाम है। ये ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूँ वो दोनों के लिए लागू होगा और इन दोनों के लिए भी। और वाई जो हमको दे रखा है वो विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली समीकरण हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सेकंड जो समीकरण है वो है हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर कोस ओमेगा टी। तो दोनों ही समीकरण आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, समय समय पर दोनों ही समीकरण का यूज़ किया जाएगा। उसी तरह स्थितिज ऊर्जा की भी दो ही समीकरण है। पहली समीकरण है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये पहली समीकरण हमारे पास स्थितिज ऊर्जा की है। और दूसरी समीकरण है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ध्यान रखना कि हमारी जो गतिज ऊर्जा की समीकरण है, गतिज ऊर्जा की जो दूसरी समीकरण है और जो स्थितिज ऊर्जा की दूसरी समीकरण है, इन दोनों में केवल अंतर है। तो एक अंतर है क्या? साइन और कोस का, कि यहाँ पर तो कोस है और यहाँ पर क्या है? साइन है। बस ये इतना सा अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये दोनों जो टोटल चारों समीकरण है वो आपको याद करनी पड़ेगी टोटल ऊर्जा की। ठीक है, और इसमें कौन क्या है जो आप साइड में देख सकते हैं, एम तो द्रव्यमान है, और जो ओमेगा है वो कोणीय आवृत्ति है, ए हमारे पास ए आयाम है, वाई विस्थापन है। अब देखिए, दोनों ही ऊर्जा की बात करता हूं मैं सरल आवर्त गति में। तो जो मध्य स्थिति होती है, सबसे पहले बात करूंगा गतिज ऊर्जा की। तो जो मध्य स्थिति होती है उसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम। और जो आयाम होता है उसमें गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वस्तु आयाम पर आई है तो यहाँ पर ये वस्तु रुकेगी तो यहाँ पर इसका जो वेग है वो कितना होगा? 0 होगा। अगर वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन मध्य स्थिति में वस्तु रुकती नहीं है, मध्य स्थिति से तो गति करती है। तो यहाँ पर वेग इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर वेग कितना होगा? मैक्सिमम होगा। वेग मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी? अधिकतम होगी। उसी तरह आयाम पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वेग 0 है, और मध्य स्थिति पर काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी क्योंकि वेग अधिकतम है। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में अधिकतम ऊर्जा आयाम पर रहेगी, परंतु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा 0 रहेगी जो कि मध्य स्थिति पर रहेगी। क्यों? क्योंकि मध्य स्थिति पर जो वेग है वो बहुत अधिकतम होगा और आयाम पर वेग 0 होगा। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिकतम होगी।
तो सिंपल सी बात है कि ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा आयामों पर शून्य होती है परंतु मध्य स्थिति पर अधिकतम होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति पर शून्य होती है परंतु आयामों पर कैसी होती है, अधिकतम होती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए, सरल आवर्त गति की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, एफ होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ओमेगा बराबर 2πf, यहाँ से एफ निकल के आता है। तो सरल आवर्त गति की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, एफ होती है। तो यदि सरल आवर्त गति की आपसे काइनेटिक एनर्जी और जो स्थित पोटेंशियल एनर्जी है उसकी आवृत्ति अगर आपसे पूछी जाए तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो ध्यान रखना 2f होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सरल आवर्त गति की जो आवृत्ति होती है उसका दुगनी होती है हमारी सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति। यानी हमारे पास सरल आवर्त गति कर रहा कोई कण है जो कि मध्य स्थिति से आयाम की तरफ जाता है, मध्य स्थिति पे आता है, फिर आयाम की तरफ जाता है, मध्य स्थिति, जैसे यहाँ गया, लौट कर आया, यहाँ गया और फिर मतलब जो है फिर यहाँ पे गया और फिर लौट के आया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हो क्या रहा है, कण पहले यहाँ जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसके अंतर्गत जो कण की आवृत्ति होगी सरल आवर्त गति में, जो ये कण कौन सी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति, तो इसमें जो कण की आवृत्ति होगी, मान लो कि वो हमारे पास 3f है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस कण की गतिज ऊर्जा की आवृत्ति या स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कण की आवृत्ति होती है उसकी दुगनी होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की आवृत्ति, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर f है तो ये 2f हो गई। तो यहाँ पर हमारी कण की आवृत्ति 3f है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कण की आवृत्ति 3f है तो यहाँ पर कण की गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होगी, तो 2f और f हमारे पास कितनी दे रखी है, 3f। तो f का मान कितना हो जाएगा, 2 × 3f यानी 6f, यानी डबल होगी। सिंपल सी ध्यान रखना, कण की आवृत्ति 3f है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति 6f हो जाएगी। कण की आवृत्ति 2f है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति 4f हो जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कह दिया था कि इस चैप्टर में आपको ध्यान रखने वाली बातें ज़्यादा होगी तो उन पे फोकस ज़्यादा रखना। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। तो टोटल एनर्जी जब आप गतिज ऊर्जा का मान और स्थितिज ऊर्जा का मान रख के टोटल करोगे तो हमारे पास आएगा 12m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी का हमारे पास सूत्र आ गया। तो तीनों चारों 5 सूत्र हो गए एनर्जी में, 5 समीकरण हो गए, पाँचों के पाँचों याद करने पड़ेंगे। आवृत्ति की बात करें तो जो टोटल एनर्जी की आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की आवृत्ति, तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो आवृत्ति है वो शून्य नहीं होती। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर किस स्थिति पे होगी, यानी आपसे वाई पूछा जा रहा है कि किस स्थिति पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो आप लोगों का क्या जवाब होगा, आप एक बार ट्राई कीजिए। सर एक बात बताइए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी तो मध्य में अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी आयाम पर मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब मध्य स्थिति पर यानी यहाँ पे कहाँ पे ये बराबर होगी, आपका ये जवाब आएगा। अगर आप सीधा जवाब देने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल यही आएगा, लेकिन ये गलत है। सही क्या है, तो सही तो सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का मान रख दो 12m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 12m ओमेगा का स्क्वायर y का स्क्वायर।
अब यहाँ पे हाफ एम ओमेगा को स्क्वायर को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से काट दीजिए, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचा। अब इसमें से वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें तो y निकालना है। तो y निकालना है तो यहाँ पे 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इधर साइड में करके दिखाता हूँ। तो a का स्क्वायर बटा में 2 बराबर y का स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम अंडर रूट लगाते हैं तो y बराबर अंडर रूट में a का स्क्वायर बटा में 2, सॉरी अंडर रूट में a का स्क्वायर बटा में 2, सही है। अब यहाँ पर a का स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बचेगा क्या, बचेगा y बराबर a बटा में अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, तो 0.1 बाई अंडर रूट 2 की बात कर रहा हूँ मैं, केवल अंडर रूट 2 की नहीं कर रहा। तो 1 बाई अंडर रूट 2 का मान होता है 0.7 a। तो a हमारे पास क्या है, तो आयाम है। यानी हमारा, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमारी किस स्थिति पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ध्यान रखना कि हमारा कण मध्य स्थिति से चला आयाम तक गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीच में नहीं होगा। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये क्या है, टोटल एक आयाम है। तो 0.7 a यानी आयाम का 70%, यानी कहीं यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगी। कहाँ पे, यहाँ पे, यानी आयाम का 70% भाग आगे, आधे में नहीं होगी, 70% भाग के या 70% आयाम के बाद होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आंसर देने की कोशिश करनी है। चलिए आगे देखिए। किस स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 1/3 होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो टोटल एनर्जी की 1/3 किस स्थिति पर होगी। हमको यहाँ पर ये निकालना है। तो हमने ये तय कर लिया कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो टोटल एनर्जी की 1/3 किस स्थिति पर होगी। तो बस अब हमको यहाँ पे U का मान रखना है और E का मान रखना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन लिख रखा है सेम वैसा ड्रॉ कर दो। क्वेश्चन में लिखा है किस स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 1/3 होगी, यानी E बटा में 3। अब सिंपल कुछ नहीं करना, आपको केवल पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का मान रखना है और टोटल एनर्जी का मान रखना है और सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान रख दिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी का मान रख दिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से कट जाएगा, बचा क्या, बचा वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बटा में 3। ये स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट में जाएगा तो ए के ऊपर का जो अंडर रूट है वो तो स्क्वायर से कट जाएगा और 3 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या था, वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बटा में 3। ये इधर अंडर रूट लगेगा लेकिन ये इसको अंडर रूट काट देगा, ये 3 के ऊपर अंडर रूट रह जाएगा, यानी y बराबर a बटा में अंडर रूट 3, a बटा में अंडर रूट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, स्थिति। यानी इस स्थिति पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की 1/3 होगी। किस स्थिति पर, तो ध्यान रखना a बटा में अंडर रूट 3 इस स्थिति पर। यहाँ पे ग्राफ की चर्चा करेंगे तो पहला जो ग्राफ दिया हुआ है वह हमारे पास वेग और विस्थापन के मध्य दिया हुआ है। तो वेग और विस्थापन के मध्य का जो ग्राफ होगा वह दीर्घवृत्ताकार होगा। वो इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। इसके अंतर्गत यदि ये वाली त्रिज्या अगर ज़्यादा है, यानी एक्स एक्सिस की त्रिज्या वाई एक्सिस की अपेक्षाकृत ज़्यादा है, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा। और वाई एक्सिस की त्रिज्या एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो इस तरह का ग्राफ होगा।
तो ये जो ग्राफ होगा किसके मध्य, वेग और विस्थापन के मध्य, तो वह दीर्घवृत्ताकार होगा। अगर एक खंड में ग्राफ को देखा जाए तो इस तरीके का होगा। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा जो ग्राफ है हमारे पास त्वरण और विस्थापन के मध्य का ग्राफ है। त्वरण और विस्थापन के मध्य का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। और एक ये तो देखना पूर्ण ग्राफ है, लेकिन एक खंड की बात की जाए, एक खंड के लिए ग्राफ तो कुछ इस तरीके होगा त्वरण और विस्थापन के मध्य का, ठीक है। उसके बाद दो ग्राफ की बात करते हैं और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मध्य के ग्राफ की बात करते हैं। ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये नीचे इसीलिए नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है। माइनस में एनर्जी कभी माइनस में जाती है कि नहीं भाई, एनर्जी जितनी होगी उतनी खर्च हो जाएगी और नहीं आ जाएगी, ऐसा ही तो होगा ना। अरे भाई ज़बरदस्ती कहाँ से लाओगे, है ही नहीं तो एनर्जी। तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जो ग्राफ है ये इस तरीके का होगा। काइनेटिक एनर्जी और टाइम के मध्य का ग्राफ इस तरीके का होगा। इसमें ग्राफ यहाँ से शुरू क्यों हुआ सर, जीरो से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में cos ओमेगा टी आ रहा था। आपको पता हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, और ये किसका था, काइनेटिक एनर्जी का। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस तरह का कुछ हमारे पास फॉर्मूला समीकरण था जिसके अंतर्गत कोस आ रहा था और कोस के लिए ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। और इसके अगर मैं बात करूँ स्थितिज ऊर्जा और टाइम के मध्य का ग्राफ तो कुछ इस तरीके का होगा। ये जीरो से शुरू हुआ क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला उसमें साइन का उपयोग हो रहा था और साइन कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। तो ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना। और ये हमारे पास दिया हुआ है स्थिति और टाइम के मध्य का ग्राफ, स्थिति और टाइम के मध्य का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। देखिए डिटेल में इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि अगर डिटेल में समझाने लग गए तो, क्योंकि पहली बात तो डिटेल में समझाने के लिए आपको कुछ और डिटेल समझनी पड़ेगी और कुछ और डिटेल जो समझने की आपको आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको ये जो चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। उसके बाद देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और स्थिति के मध्य की ग्राफ देख लीजिए, कुछ इस तरीके की होगी एक खंड में। और जो स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी और स्थिति यानी विस्थापन के मध्य की जो ग्राफ होगी वो इस तरीके की होगी। यहाँ पर होगा आयाम और यहाँ पर होगा आयाम। उसके बाद एक जो टोटल एनर्जी है और टाइम है उसके मध्य की ग्राफ हमेशा नियत रहेगी, ध्यान रखना। चलिए, और ये भी ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी और स्थिति के मध्य की ग्राफ यानी टोटल एनर्जी और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के मध्य की ग्राफ भी नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि y बराबर 3 साइन हमारे पास 6 पाई t प्लस पाई बाई 8 दिया गया है तो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए इस समीकरण में हमको क्या दिया हुआ है, विस्थापन दिया गया है। हमको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा की आवृत्ति निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कोई कण की विस्थापन दिया हुआ है तो इस कण की कोई आवृत्ति f होगी। तो इस कण की आवृत्ति की बात करूँ, अगर मैं इस कण की आवृत्ति की बात करूँ तो वो कितनी होगी, f होगी। तो इसी कण की इसी कण की जो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति, काइनेटिक एनर्जी की जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, तो ध्यान रखना वो 2f हो जाएगी क्योंकि डबल होगी। जैसा कि मैं ऊपर बताया था कि अगर किसी कण की आवृत्ति f है तो उसकी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति डबल होगी यानी 2f होगी। अब यहाँ पर इस कण की हमें निकालनी क्या है, आवृत्ति। और आवृत्ति निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ओमेगा का। और ओमेगा कहाँ पे आएगा, तो ओमेगा टी में आएगा यानी यहाँ पर।
तो आपको पता है कि ओमेगा टी बराबर यहाँ पे कितना मान दे रखा है समीकरण में, ओमेगा टी बराबर दे रखा है 6 पाई टी। टी से टी कटा, ओमेगा का मान 2 पाई एफ और ये 6 पाई, तो पाई से पाई गया, 2 से 6 गया 3 बार में, तो यहाँ पर जो आवृत्ति आई है वो 3 हर्ज आई है। कितनी? 3 हर्ज। तो ये क्या है? ये कण की आवृत्ति है। अगर कण की आवृत्ति f है तो इसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति 2f हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की आवृत्ति 2f और f का मान कितना है? 3। तो 2 इंटू 3 बराबर कितनी हो जाएगी? 6। यानी काइनेटिक एनर्जी की आवृत्ति कितनी आ जाएगी? 6 हर्ज। तो इस तरह हमको क्वेश्चन आएंगे और इस तरह हमको इनको सॉल्व करने होंगे। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझ लेना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सरल लोलक की, यानी सिंपल पेंडुलम की। हमारे पास कोई लोलक है जो कि लटका हुआ है किसी धागे से, L लंबाई का धागा है। ये लोलक को हम यहाँ से खींचकर यहाँ तक ले जाते हैं जो कि ये थीटा कोण पर है। ध्यान रखना ये थीटा कोण जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो थीटा कोण है यह थीटा कोण सूक्ष्म या छोटा कह सकते हो कि छोटा होना चाहिए। थीटा कोण कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी ये सरल लोलक गति होगी। यहाँ पे लोलक की जो सरल आवर्ती गति है वो तभी होगी। अब यहाँ पर जब यह लोलक यहाँ से छोड़ा जाएगा तो इस तरीके से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यानी गति करेगा। तो जब ये गति करेगा तो इसका कोई आवर्तकाल होगा, तो वो कितना होगा? तो वो ध्यान रखना t बराबर 2 पाई अंडर रूट में L इफेक्ट अपॉन G इफेक्टिव, L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव। तो यहाँ पर ये समीकरण या फॉर्मूला ध्यान रखना आवर्तकाल का। तो मैं बता देता हूँ t क्या है। तो t हमारे पास आवर्तकाल है। आवर्तकाल किसका आवर्तकाल? तो पेंडुलम का आवर्तकाल, यानी लोलक का आवर्तकाल। यहाँ पर L इफेक्टिव क्या है? तो L इफेक्टिव प्रभावी लंबाई है। प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई क्या होती है? तो जैसा कि ये हमारे पास किसी द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान के लिए है L लंबाई, तो L हो जाएगी। उसी तरह G इफेक्टिव क्या है? G इफेक्टिव हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण भी हो सकता है या त्वरण है, कुल मिला के क्या है? त्वरण। अब इस त्वरण में गुरुत्वीय त्वरण भी हो सकता है, या फिर गुरुत्वीय त्वरण प्लस त्वरण भी हो सकता है, गुरुत्वीय त्वरण माइनस त्वरण भी हो सकता है। इसमें कुछ 2 या 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें, खाली याद रख लो। तो यहाँ पर जो आवर्तकाल है वो कितना दे रखा है? t बराबर 2 पाई अंडर रूट में L इफेक्टिव बटा में G इफेक्टिव। यहाँ से G की बात करूँ, अगर मान लो गुरुत्वीय त्वरण लिया गया है और आपके पास G का मान 10 अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर G का मान क्वेश्चन में 10 नहीं दे रखा है या G का कोई भी मान नहीं दे रखा है तो यहाँ पे आपको G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ये ध्यान रखना। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ कंडीशंस की बात करते हैं कि L इफेक्टिव क्या है और G इफेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई वलय या गोला लटका हुआ है, तो इस गोले के लिए हमें आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल निकालने के लिए हमें सूत्र दिया हुआ है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में L इफेक्टिव बटा में G इफेक्टिव। हमें क्या क्या चाहिए? L इफेक्टिव चाहिए और G इफेक्टिव चाहिए। L इफेक्टिव क्या होगा? L इफेक्टिव एक तो इस धागे की लंबाई प्लस हमारे पास इस वलय या गोले की जो आर त्रिज्या है वो हमारे पास, इसका जो योग होगा वही L इफेक्टिव होगा। तो L इफेक्टिव क्या है? L इफेक्टिव बराबर L प्लस R, ये हमारे पास L इफेक्टिव होगा। तो केंद्र तक की लंबाई ली जाएगी। L इफेक्टिव का मतलब अगर कोई वस्तु है तो जिस धागे से लटकाई गई है वहाँ से लेकर, जहाँ पे लटकाई गई है बांधी गई है वहाँ से लेकर के उस वस्तु के केंद्र तक ली जाएगी। अगर बिंदु द्रव्यमान है तो उसके केंद्र की बात नहीं की जाएगी, उसके लिए L इफेक्टिव केवल L ही होगा, यानी धागे की लंबाई होगी। परंतु कोई वस्तु है तो ऐसी कंडीशन में उसके केंद्र तक की लंबाई ली जाएगी, इसीलिए L इफेक्टिव लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आवर्तकाल है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में L प्लस R अपॉन G,
यहाँ पे जो g है यानी त्वरण है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, नीचे की तरफ g लग रहा है, तो g इफेक्टिव कितना होगा g। अगर आपको क्वेश्चन में g का मान 10 दिया हो तो 10 रखना है, नहीं दिया हो तो g बराबर 9.8 करना है, ये ध्यान रखना। अगर हमारे पास कुछ कंडीशन है वो याद रखनी है आपको। अगर हमारे पास कोई जो है हमारे पास कोई बॉक्स है या फिर ऐसा कह सकते हो लिफ्ट, कि ये कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर यह लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से, तो इसके अंदर जो पेंडुलम लटका है उसका आवर्तकाल कितना होगा, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव डिपेंड करता है कि बिंदु द्रव्यमान है या वलय है। वलय होगी तो एल प्लस आर कर देंगे और बिंदु द्रव्यमान है तो एल रख लेंगे, एल इफेक्टिव, ठीक है, ध्यान रखना। अब जी की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है ए त्वरण से तो उसका जो जी इफेक्टिव होगा वो जी प्लस ए होगा, ध्यान रखना। क्या होगा, जी प्लस ए। तो ए तो क्या है, जिस त्वरण से ये लिफ्ट ऊपर जा रही है वो, और जी क्या है, तो जी गुरुत्वीय त्वरण है, जो अगर क्वेश्चन में 10 दे रखा हो तो 10 रखना है, नहीं दिया हो तो 9.8 रखना है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि लिफ्ट नीचे की तरफ आती है ए त्वरण से, तो ऐसी कंडीशन में जो पेंडुलम होगा या जो लोलक होगा उसका आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव बराबर g माइनस ए। यानी यहाँ पर जो g इफेक्टिव होगा, अगर कोई ए त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसके लिए g इफेक्टिव का मान g माइनस ए होगा, और अगर कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है तो उसके g इफेक्टिव का मान g प्लस ए होगा। सर ये आया कैसे, तो इसके लिए भी मैंने कहा कि इतना डिटेल में नहीं ले जा सकता क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो बताया गया है, याद रख लो। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से तो जो जी इफेक्टिव होगा जी प्लस ए होगा, और अगर कोई लिफ्ट नीचे आ रही है ए त्वरण से तो जी इफेक्टिव होगा और जी माइनस ए होगा। ये चैप्टर हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो कि सर इसमें तो सब याद ही याद करना है भाई, समझने वाला तो ऐसा, हाँ बिल्कुल इसमें समझने वाली बातें कम है और करना पड़ेगा आपको याद भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। यदि लिफ्ट का तार टूट जाए, मान लो लिफ्ट का तार टूट गया, तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, और किस त्वरण से आएगी, ए त्वरण से, और वो जो ए त्वरण होगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। और जब लिफ्ट नीचे आती है तो उसके लिए जी इफेक्टिव का मान कितना होता है, ऊपर देखा था अभी आपने जी माइनस ए, और यहाँ पर ए किसके बराबर हो गया, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, यानी जी माइनस जी हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो जी इफेक्टिव है वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। यानी जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव बटा में जी माइनस जी, और ये जी 0 है, तो यानी यहाँ पर जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी अगर किसी लिफ्ट का तार टूट जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगती है तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये याद कर लेना, बहुत आसान है, तो आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई हमारी बस है और बस ए त्वरण से इधर की तरफ जा रही है, तो कोई पेंडुलम लटका हुआ है, तो वो किधर की तरफ चला जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा टेढ़ा। तो इसके जो त्वरण है, एक तो वो इधर की तरफ कोई त्वरण ए लग रहा होगा और एक नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा। तो इस स्थिति के लिए जिसमें कोई बस या डब्बा है वो इधर की तरफ ए त्वरण से जा रहा है, तो इसमें जो पेंडुलम है वो टेढ़ा होगा, तो इसके लिए जो जी इफेक्टिव का मान होगा, अगर हमको आवर्तकाल निकालना है तो जी इफेक्टिव चाहिए, और जी इफेक्टिव का जो मान होगा वो यहाँ पर जी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। जी क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ए क्या है, तो त्वरण है, जिस त्वरण से ये डब्बा या बस आगे की तरफ जा रही है। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव बटा में अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ रहेगी अंडर रूट में रहेगी, ये भी ध्यान रखना। यानी यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना होगा, जी इफेक्टिव अंडर रूट में जी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होगा। जी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, ये गलती से यहाँ लिख दिया, ठीक है। जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आवर्तकाल टी होगा वो बराबर है
2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव अपॉन अंडर रूट में जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखना। एक और यहाँ पे पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर की ओर जाने पर जो जी का मान है वो घटता है। यानी अगर मान लो पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु है, ये वस्तु या तो ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो दोनों ही कंडीशन में जो जी का मान है वो घटता है। और अगर जी का मान घटता है तो आवर्तकाल बढ़ेगा। क्या होगा? आवर्तकाल। क्योंकि देखो ऊपर, देखो यहाँ पर ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख लो, साइड में मैं लिख देता हूँ। जो आवर्तकाल है वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव बटा में जी। अगर जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और अगर मान लो जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर या नीचे जाती है तो उसके जी में कमी आती है, जी में कमी आती है तो आवर्तकाल बढ़ता है। अगर मान लो कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पे चल जाए तो उसका जी 0 हो जाएगा, और जी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आज की इस क्लास में जो मैंने आपको बताया, वो हमेशा आपको ध्यान रखने हैं और इसी के आधार पे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।